पी रेशियो से इट्स नॉट ए राइट इंडिकेटर आई वुड से, बिकॉज अगर मैं पी रेशियो यहाँ पे 5 साल का या 10 साल का लगाऊंगा, आप देखना आपको कोविड में पी बढ़ा हुआ मिलेगा। देखो, इट इज लाइक झटका, 2-3 महीने में 50% फॉल। करेक्ट, पी कॉन्ट्रैक्शन हमेशा टाइम करेक्शन होती है। धीरे 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 प्राइसेस जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, और होते 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 डिप्रेशन में हम चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए। मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं, बट मेंटली थोड़ा परेशान होते हैं कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये जो डिप्रेशन फेज है ना, यहाँ पे 90% लोग फंस जाते हैं उस चेंज को नेविगेट करने के लिए स्टॉक मार्केट में, राइट। और उसमें फंसने के बाद वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर ये 3.5 ये जो पीक थे यहाँ के आसपास आता है, वहां से आपको वैल्यू बाइंग के स्टॉक्स देखने शुरू कर देने चाहिए। उसके बाद 2.8 भी आएगा तो आप और खरीद सकते हो। मतलब सिस्टमेटिक बाइंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप 3.5 आए तो कोई भी पूरा पैसा नहीं लगाएगा। आप स्टॉक ढूंढो उनको, जैसे मैं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ पार्ट्स में ले आप, 5 पार्ट्स में 6 पार्ट्स में ले, एलोकेशन के हिसाब से ले। और जितना आपको अगर कोई और नीचे का फॉल मिल जाता है। हाय, मैं हूं अपूर्व शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड पे। फ्रेंड्स, पिछले एपिसोड में हम प्रवीण कुमार जी के साथ बात कर रहे थे और उस एपिसोड में हमने मार्केट साइकिल्स के बारे में बातें की और राइट फ्रॉम बेसिक्स से लेकर एडवांस कंसेप्ट्स के बारे में बात की है। आज के इस एपिसोड में हम अपने कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी लेकर के देखेंगे कि सेक्टर्स में एज वेल एज इन सम स्टॉक्स, जिससे कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो हमने पिछले एपिसोड में बेसिक्स सीखे हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर सको। तो चलिए आज का ये एपिसोड शुरू करते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। तो देखो, जो भी हमने स्टेज देखी है, अब इसका बाइफरकेशन आपको 4 फेसेस में करना है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि कब पार्टिसिपेट एज ए ट्रेडर करना है, कब पार्टिसिपेट एज ए इन्वेस्टर करना है। सो जनरली मार्केट 4 फेसेस के थ्रू चलता है। एक होती है पी री रेटिंग फेस। सो पी री रेटिंग फेस कौन सी फेस होती है? जिसमें होप, ऑप्टिमिज्म और बिलीफ रैली, ये 3 रैली आती है। तो जब होप आता है, जैसे मैंने क्या बताया कि जब होप का मतलब क्या है, पॉजिटिव न्यूज आनी स्टार्ट होगी स्टॉक के बारे में, तो उसकी री रेटिंग करना स्टार्ट कर देता है मार्केट। वो न्यूज आ गई तो मार्केट को लगेगा कि इस न्यूज की वजह से ये इम्पैक्ट पड़ेगा अर्निंग का, तो थोड़ी सी री रेटिंग कर देगा, और जैसे मैंने बोला प्राइसेस चल जाते हैं। दूसरी फेज होती है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मीन्स जो आपका डेटा आता है फंडामेंटल, वो और अच्छा आने लग जाता है। तो वहां पे आपकी और मतलब री रेटिंग होती है, मतलब भाव और बढ़ते हैं, इन्वेस्टर और पैसा लगाते हैं वहां पे, तो और ज्यादा वहां पे पी बढ़ती है उसकी, और ईपीएस भी बढ़ता है। फिर बिलीफ स्टेज क्या होती है? जहां पे सबको लग जाता है कि यार ये अच्छा करेगा, तो जहां पे ईपीएस भी बढ़ रहा होता है और आपकी पी भी बढ़ती है धीरे धीरे धीरे, मतलब सेम पेस के साथ। उसके बाद एक ऐसा फेज आता है जब कुछ सेक्टर्स टॉक ऑफ द टाउन बन जाते हैं, जहां पे मतलब एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है, राइट। जैसे रेलवे बना पिछले साल, या डिफेंस बना। तो उसके बाद पी एक्सपेंशन फेज ट्रिगर होती है, जिसमें हम थ्रिल और इफोरिया बोलते हैं। इसमें क्या होएगा? थ्रिल में और इफोरिया में ईपीएस कब बढ़ता है? ईपीएस से 3 गुना स्पीड पे आपकी पी बढ़ती है, राइट। मतलब क्यों बढ़ती है? बिकॉज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, आप जाके चेक करिए स्क्रीनर पे, हम लोग लाइव भी दिखाएंगे। जो नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स होते हैं आपके, वो बढ़ने लग जाते हैं और खरीदते रहते हैं उस स्टॉक को। और इतना खरीदते हैं कि वो मतलब ईपीएस तो बढ़ता नहीं है, पी बढ़ती जाती है, तो उसको हम बोलते हैं पी एक्सपेंशन फेज। और यूफोरिया, जैसा मैंने बताया था, सब लोग माल खरीद रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं ये सेक्टर तो हो ही नहीं सकता है कि ना चले। एवरीबडी इज डैम श्योर अबाउट दैट सेक्टर। तो वहां पे उसको मैक्सिमम पी मिलता है। और इसमें कभी भी स्पेकुलेशन मत करना कि यहाँ रुक जाएगा। आप सोचोगे ना कि मतलब यार ये पी नहीं मिल सकती, वो भी आपको मतलब पी एक्सपेंशन फेज में कई बार ऐसे ऐसे भाव आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। आप हैरान हो जाओगे यार ये कैसे हो रहा है, आपको गुस्सा भी आएगा। अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हो तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन, अगर आप हो। और आप नहीं करोगे तो आपको गुस्सा आएगा, यार ये क्यों हो रहा है, क्यों बढ़ रहा है इतना, क्यों ये मल्टीपल यूसीस लग रहे हैं स्टॉक में। होता है कि नहीं होता है? अभी जैसे हुआ पिछले साल, यूसी पे यूसी, यूसी पे यूसी। सो वो चीज होती है, तो वो पी एक्सपेंशन होता है मान लीजिए, जहाँ पे आपको लेने का मौका नहीं मिल रहा है ज्यादातर लोगों को, हम्म। राइट। ये चीज है। जब हम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे तब मैं भी एक एग्जांपल शेयर करूंगा जहाँ पे ये ऐसा हुआ। करेक्ट। सो उसके बाद फेस आती है पी डी रेटिंग, जो हमारी पिछले साल अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होगी।
राइट। तो मैंने जैसे मैं बोला कि जब अर्निंग्स खत्म हुई तो व्हाट आई डू इन माय कम्युनिटी, वेन एवर अर्निंग सीजन खत्म होता है तो हम लोग डिस्कस करते हैं भाई कैसा रहा, पिछले क्वार्टर से अच्छा था, ईयर ऑन ईयर कैसा था, जो हमारी ग्रोथ जर्नी चल रही है उससे कुछ हटके तो नहीं था। तो वहां पे पता लगा कि काफी कंपनीज की जो अर्निंग्स थी वो बहुत स्लो हो गई। राइट। तो वहां पे पी डी रेटिंग जो फेस था वो ट्रिगर हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, कॉम्प्लेसेंसी थी, एंग्जाइटी और डिनाइल। तो ये तीनों जो पार्ट होते हैं पी डी रेटिंग के होते हैं। तो पहला पी डी रेटिंग का फेस आया अक्टूबर नवंबर में, सेकंड फेस आया उसका आपका एंग्जाइटी के रूप में जनवरी में, और फिर थर्ड फेस आया आपका फरवरी में, जहाँ पे पी डी रेट हुआ। अभी नाउ यू वुड बी थिंकिंग कि प्रवीण भाई अभी आपके स्टॉक तो 50% गिर गए, अभी भी पी डी रेटिंग खत्म नहीं हुई क्या? तो व्हाट डू मीन बाय पी कॉन्ट्रैक्शन नाउ, कि इसका मतलब तो स्टॉक और गिरेगा? यस। सो आप कम से कम नहीं तो फ्रोथी सेगमेंट्स में आप आज ढूंढोगे, आपको 100 स्टॉक आज भी मिल जाएंगे जहां पे 50% फॉल के बाद भी जो पी है वो 40-50 के ऊपर चल रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स है आज भी, 10 टाइम्स प्राइस टू बुक, जब अर्निंग वहां पे उस पेज से बढ़ ही नहीं रही है। राइट। तो वहां पे जो नेक्स्ट फेस है वो पी कॉन्ट्रेक्शन है। सो पी कॉन्ट्रेक्शन इज ए टाइम ड्रिवन फेस। सो पी डी रेटिंग में क्या होता है, बड़ा कट लगता है, इट इज लाइक झटका, 2-3 महीने में 50% फॉल। करेक्ट। पी कॉन्ट्रैक्शन हमेशा टाइम करेक्शन होती है, धीरे 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 प्राइसेस जो होते हैं वो गिरने लगते हैं, और आपका पी कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, और इतना कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि वो जब उसकी पी या प्राइस टू बुक 10 साल का हाई टच किया होता है ना, तो जब तक वो मीडियन पे ना आ जाए ना, या उसके नीचे ना आ जाए, तब तक फ्रोथी सेगमेंट में खासकर जहां पे फंडामेंटल के बिना रैली आई थी वो खत्म नहीं हो। तो आप कह सकते हो कि इन शॉर्ट पी डी रेटिंग इज लाइक 100 रुपए से स्टॉक का 50 या 40 रुपए होना, मतलब 50% फॉल फ्रॉम द टॉप। पी कॉन्ट्रेक्शन इज 60% फॉल फ्रॉम द 50% फॉल पॉइंट। होता है ना ऐसा, 100 से 50 आया, ठीक है, 50 पे स्टेबल हुआ, थोड़ा लगा कि बॉटम बन रही है नहीं बन रही, 50 से 60 भी हो सकता है, फिर वो 60 से 30-20 हो जाएगा, और फिर उसके हम्म। बाद वो जो एंगर फेज होता है ना उसका आ जाता है, फिर वो वहीं रहता हम्म। है, एंगर डिप्रेशन। चार्ट्स के थ्रू मैं आपको दिखा दूंगा पूरा। ठीक है। सो ये सारे फेसेस जो होते हैं जनरली ये 4 सेगमेंट्स में होते हैं। अब आप मेरे को बताओ, अभी नेक्स्ट स्लाइड से पहले, आपको लगता है कि किसी सेक्टर की री रेटिंग होगी अभी इस माहौल में? इस माहौल में शायद थोड़ा मुश्किल है, बट आगे जाके आई थिंक जो बैंकिंग सेक्टर है, हम्म। खास करके प्राइवेट बैंक्स, तो करेक्ट। प्राइवेट बैंक्स आर ट्रेडिंग क्लोज टू देयर 2008 लोज, जो राइट। प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस। रेशियोज करेक्ट। रेशियोज अगर मैं देखूं तो वो 2020 नहीं, 2013 नहीं, 2011 नहीं, 2008 के वैल्यूएशन लेवल्स पे आ गए। तो आई राइट। थिंक अभी जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और पीएसयू बैंक्स का जो वैल्यूएशन गैप है वो काफी कम हो गया है। तो वो जब बड़ा झटका का कुछ आएगा तब तब पीएसयूज के शायद नंबर बहुत खराब आएंगे, राइट। और प्राइवेट का अच्छा रहेगा या स्टेबल रहेगा, और तब मार्केट को रियलाइज होगा कि नहीं, वी शुड गिव मोर मल्टीपल टू प्राइवेट बैंक्स। तो आई थिंक शायद वहाँ पे हो सकता है। अनदर इज मे बी इंश्योरेंस कंपनीज जो कि बिल्कुल भी नहीं चले हैं। करेक्ट। अनदर इज मीडिया सेक्टर, बहुत ज्यादा कंपनीज नहीं है, बट आई थिंक के काफी लंबे समय से मीडिया अभी भी पेन के थ्रू ही जा मीडिया रहा है। 18 साल से नहीं चला है, ये बोल सकते हो आप। हाँ, चला ही 2007 में लास्ट चला था। बट आई थिंक के हर हर शाम की एक सुबह होती है, तो शायद मे बी इन द न्यू फेज ये भी शायद चल जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल चलेगा। हम्म। मीडिया इंडेक्स यार आप देखो, 2008 का हाई जो था वहीं पे है अभी। 2008 का पीक से भी नीचे हो, पता नहीं, देखना पड़ेगा। 12-14 रुपए का इंडेक्स, कोविड का लो, अभी अभी भी चला गया था वहीं पे। हम्म। ने प्राइस वाइज को रिटर्न नहीं दिया, हालांकि फंडामेंटल परफॉर्मेंस भी
दो तीन साल से सही नहीं, लेकिन वो कोविड एक रीजन था। कोविड में एक डिसरप्शन आया, चीजें बंद हुई, फिर ओटीटी मॉडल पे आना पड़ा, बहुत सारी कंपनीज को अपना बिजनेस मॉडल चेंज करना पड़ा, वो एक डिसरप्शन था। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी डिसरप्शन जब जब अब आप निकलते हो और आपकी वैल्यूएशन बहुत वो हो जाती है अंडर वैल्यूड, तो एक तो टाइम आता है कभी ना कभी। अभी हम्म। मीडिया इज ए सेगमेंट जहां पे काफी कंपनीज, आपने सही बोला बिल्कुल, प्राइस टू बुक आप सोचो 0.8 0.7 पे पड़े हैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स। राइट, तो आएगा टाइम, बट वी कांट से कि भाई अभी कल ही या अगले हफ्ते ही ऐसा कोई में समझना है कि अगले हफ्ते स्टार्ट हो जाएगा, टाइम लगता है। आप चार्ट फॉलो करो, हो सकता है आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिले। मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा अभी, अगेन रिकमेंडेशन नहीं होगी, लेकिन मैं चार्ट दिखा दूंगा आपको, ठीक है। तो पी री रेटिंग के सेक्टर हैं पर अभी नहीं होगी। राइट, कुछ महीने बाद अगर कोई हमें ग्लोबली डीप मिलेगा, उसके बाद आप देखना वो सेक्टर्स में धीरे 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 पी रेटिंग का पहला फेज आएगा। पहले तो डिसबिलीव रैली आएगी वहां पे, जिसमें फाइनल जो पेसिमिस्ट लोग हैं, या फाइनल जो कहते हैं ना कि कम कन्विक्शन वाले लोग हैं, आपका मेरा कन्विक्शन काफी हाई है लेट्स से प्राइवेट बैंक पे, लेकिन कुछ लोग का है पर नहीं भी है, तो उनको निकाल के फिर जाके होप रैली जब आएगी उनमें, मोस्ट प्रोबेबली 6 मंथ के बाद, तो हो सकता है पी रेटिंग धीरे 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 स्टार्ट होगी। और मतलब पूरी ये जो तीन फेजेस है इसको होने में आप बोल सकते हैं 1 साल भी लग जाता है। हम्म। राइट, एंड देन पी एक्सपेंशन हो सकता है हम 2027 में देखें अच्छा खासा। तो अब्रुआ ने बहुत अच्छे आपको सेगमेंट बोले, बट अगेन यू नीड टू हैव योर ओन ड्यू डिलीजेंस इसको चेक करने के लिए। सो नेक्स्ट जो मेरा स्लाइड है वो यही है, सेम इससे कनेक्टेड ही है। राइट, तो ऐसे हमारे जो इमोशनल स्विंग होते हैं ना, जो मैंने पहले भी बताया था कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम फाइनेंशियल रिस्क, तो ये ऐसे ही पेंडुलम स्विंग होता है पूरा। और ये हमेशा होता रहेगा, मतलब ऐसे ये 20 साल 30 साल की कहीं की आप स्टडी कर लो, तो इस तरीके से होते हैं। पैनिक में, आई गिव अप, होपलेसनेस, डिप्रेशन, रिलीफ, ऑप्टिमिज्म, ये सारी चीजें। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो ये मॉडल जनरली मैं शेयर करता हूँ, इट इज अ कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट मॉडल, जिसके थ्रू आप अपनी लर्निंग बढ़ा सकते हो। तो इसमें तो हम इतनी ज्यादा इसके बारे में बात नहीं करेंगे, पर देर इज अ मॉडल कॉल्ड क्यूबुलर रॉस चेंज कर। मार्केट्स में, नॉट ओनली इन मार्केट्स बट ऑल्सो इन योर पर्सनल लाइफ, कभी भी आप किसी चेंज के थ्रू गुजरते हो, समथिंग विच इज जो आपने सोचा नहीं है वो पहली बार आ गया, या आया एक पेन लेके आया, तो आपको हमेशा क्यूबुलर रॉस चेंज कर को फॉलो करना चाहिए, विच हैज 5 स्टेजेस। तो पहला हमेशा कभी भी आएगा, तो मैं एक बार आपको दिखाता हूँ क्यूबुलर रॉस। तो देखो ये वो मॉडल है, काफी काम आएगा। सो इट इज लाइक चेंज मैनेजमेंट मॉडल। सो कभी भी आपके लाइफ, जो ये मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जो इस साइकिल को पहली बार देख रहे हैं, आई बिलीव, आई मतलब लिख के तो नहीं दे सकता हूँ, दिस मॉडल हैज हेल्प मी अलॉट। और मेनी पीपल जो फॉलो करते हैं इसको, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में काम आएगा। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मार्केट के लिए है ये, आपके पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। सो क्या होता है कि मार्केट में चेंजेस बहुत आते हैं, एंड एज यू नो कि जितना बड़ा कोई चेंज आ रहा है और उसके हिसाब से आपने चेंज नहीं किया, लेट्स से किसी किसी सेक्टर के लिए रिस्क खड़ा हो गया बहुत बड़ा, और वो सेक्टर आपके पोर्टफोलियो में है, सो अल्टीमेटली यू आर एट अ वेरी बिग रिस्क। होता है ना कई बारी, तो उसके लिए मतलब आपको चेंज होना जरूरी है। तो क्या होगा कि सपोज करो आपका किसी स्टॉक पे हाई एलोकेशन है और उसमें कोई बड़ा रिस्क आ गया है, तो जब और बड़े रिस्क की वजह से वो स्टॉक गिर गया थोड़ा सा भी, तो आप चेंज नहीं होते, आप बोलते हो कि नहीं यार ऐसा नहीं होएगा, ये होगा, तो वो आपके लिए शॉक के रूप में आता है। या आपके पर्सनल लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जो आपने सोचा नहीं हो, तो जनरली मैं इसको कनेक्ट करता हूँ कि लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, लेट्स से किसी की भी पर्सनल लाइफ में नियर एंड डियर वन की डेथ हो जाती है, सो दैट दैट न्यूज जनरली कम्स एज अ शॉक। तो हम लोग डिनायल मोड में रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, या हम बोलते हैं यार ऐसा, तो एग्जैक्टली मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, हम रेडी नहीं रहते उस चीज के लिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हमें होता है थोड़ा सा, वो चीज सुनने के बाद लगता है यार मैंने तो ये स्टॉक हाई एलोकेशन के साथ दिया था, ये इसी में न्यूज आनी जरूरी थी, अच्छा ये सरकार को ये सर्कुलर लाना अभी जरूरी था। होता है ना कई बार गवर्नमेंट पॉलिसी कोई ऐसी आ जाती है विच अफेक्ट्स योर इन्वेस्टमेंट, सो यू हैव टू चेंज, तो आपके लिए आसान नहीं होता चेंज होना, फ्रस्ट्रेशन होती है। और होते 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 डिप्रेशन में हम चले जाते हैं थोड़े टाइम के लिए, मतलब वो वाला डिप्रेशन नहीं बट मेंटली थोड़ा परेशान होते हैं कि यार क्या करूं क्या नहीं करूं। तो ये जो डिप्रेशन फेज है ना, यहाँ पे 90% लोग फंस जाते हैं उस चेंज को नेविगेट करने के लिए स्टॉक मार्केट में। राइट, और उसमें फंसने के बाद वो इमोशनली डिसीजन लेते हैं, तो या तो बेच देंगे उसको, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं कि यार यहाँ पे बड़ा रिस्क है,
या फिर वो लोग इमोशनली डिसीजन लेते कि नहीं यार ये कंपनी खराब तो नहीं करेगी सरकार करके, जो भी है वो अवॉइड करेंगे उस चीज को। ठीक है। और फिर क्या होता है, वो एक्सपेरिमेंट इंटीग्रेशन स्टेज तक पहुंचे नहीं पाते। बट इन आवर पर्सनल लाइफ क्या होता है, लेट्स से मैंने जैसे एग्जांपल दिया, लेट्स से किसी के लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन था, उसकी डेथ होगी, तो पहले डिनायल रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन में भी आ जाएगा, मतलब ऐसा लगेगा कि जिंदगी अधूरी है, 20 दिन 30 दिन लगेगा। लेकिन उसके बाद उसकी जिंदगी तो चलती है ना, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद वो धीरे 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 एक नया लाइफ स्टार्ट हो जाता है, या बोल सकते हो कि उसके बिना वो जीना सीख जाता है, या बोल सकते हो सिखा देती है, ऑटोमेटिकली प्रोसेस होती है। और जहाँ पे हम बोलते हैं इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने आप को नई लाइफ के साथ, और वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड टाइम उसको भूल जाता है। लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं होता है कभी भी। राइट, मार्केट में कभी ऐसा नहीं होएगा। तो वाई एम शेयरिंग दिस मॉडल, काफी हमारे व्यूअर्स हैं जो, जिन्होंने ये साइकिल पहली बार देखी, उनके साथ ये हुआ होगा, जनवरी में फरवरी में डिनायल आया होगा, फ्रस्ट्रेशन आया होगा, या डिप्रेशन तक हम पहुंचे होंगे। सो अभी आपके लिए लर्निंग के, आपको एक्सपेरिमेंट करना है, आपको ये देखना है कि मैं, मेरा पोर्टफोलियो में रिस्की आइटम्स क्या हैं जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बताएंगे। और आपको डिसीजन लेना है, जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइजर आपको बोलते हैं कि क्या स्टॉक मेरे को रखना है या नहीं रखना है, या क्या और खरीदना क्या नहीं। समझ रहे हो, अगर आप इस टाइम पे कोई डिसीजन नहीं लोगे, बिकॉज क्या है कि काफी ऐसे सेगमेंट्स हैं, जैसे अपूर्वा ने भी बोला, जो रिस्क में आ गए हैं, अभी दिखने लग गए हैं रिस्क, तो उनमें नहीं रहना है। बिकॉज आप कोई अच्छी चीज बाय कर लोगे और रिस्की आइटम भी आपके पोर्टफोलियो में रह गया, तो आपके जो गुड गेन्स होंगे उनसे, वो रिस्की आइटम खत्म कर देगा साथ के साथ में। तो पोर्टफोलियो को डी रिस्क करना है इस टाइम पे, और यही हमारा एक चेंज है, जिसको, जिसने अभी किया, मतलब आने वाले समय में, या पिछले 1 1 1.5 महीने में, या अभी ये जो चेंज हुआ है पूरा मार्केट का स्ट्रक्चर, तो आगे आपको काफी सहूलियत रहेगी इसकी। राइट। तो ये आप सर्च कर सकते हो, उस पर आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस मॉडल बेटर। बट बिलीव मी, पर्सनली, प्रोफेशनली, दिस मॉडल हेल्प मी अ लॉट वेन एवर आई गो थ्रू, और अ पर्सन गोज थ्रू एनी चेंज विच इज अनफोर्सीन, जो उसने सोचा ना हो या देखा ना हो, तो उसको ये मॉडल को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वो क्या होगा, डिप्रेशन फेस में नहीं रहेगा ज्यादा, निकल निकल जाएगा उससे, कि यार चलो ठीक है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेगा। ठीक है। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिकल चार्ट्स देख लेते हैं। देखो ये स्क्रीनर है, सब लोग देख सकते हैं। और स्क्रीनर में हमने क्या करना है, निफ्टी मिड कैप जो है उसका, इसको हमने ओपन कर देना है। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, क्या प्राइस है, कितना मार्केट कैप है, हाई लो सब आ जाएगा, डिविडेंड यील्ड इसकी, इस इंडेक्स में जो भी इसके स्टॉक्स हैं उसकी क्या एवरेज, और प्राइस टू बुक क्या है, पी क्या है, सब आ जाएगा। 1 साल का सीएजीआर, 5 साल का सीएजीआर, और सब आ जाएगा इसमें। और भी रेशियोस आप देख सकते हो एडिट करके, अगर आपके पास पेड वर्जन है तो ज्यादातर लोग क्या देखते हैं अप्रूवा जी, ये पूरा प्राइस चार्ट देखते हैं कि यहाँ था, यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, अरे ये तो नीचे आ गया अभी, और यहाँ पे बॉटम बन गया। आपने जो मेन बॉटम देखना है, अगर आपको बिजनेस साइकिल मैच करनी है कि मार्केट कितना महंगा है, तो आप पी रेशियो भी क्लिक नहीं मत करना। पी रेशियो इस, इट्स नॉट ए राइट इंडिकेटर आई वुड से, बिकॉज अगर मैं पी रेशियो यहाँ पे 5 साल का या 10 साल का लगाऊंगा, आप देखना आपको कोविड में पी बढ़ा हुआ मिलेगा, देखो आप। क्योंकि अर्निंग्स हमारी घट गई थी, वो पी बढ़ेगी ही बढ़नी है। ठीक है। लेकिन एक चीज होती है जो हमारे फंडामेंटल के हिसाब से घटती बढ़ती है, जिसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। ठीक है, कि धंधा क्या है। तो आप ये देखो 10 साल का चार्ट है, ये मिड कैप इंडेक्स का 10 साल का प्राइस टू बुक वैल्यू का चार्ट है। आप बताओ, क्या हम 6 महीना पहले सबसे महंगे मार्केट में नहीं थे? पिछले 10 साल का सबसे महंगा मार्केट नहीं था क्या हमारा? हम्म, राइट। एब्सोल्युटली। चलो इसको इसको और ज्यादा वो करते हैं, और हम 2008 का डेटा भी इसमें डालते हैं। अब देखो, क्या 2008 में 5 का जो 5.2 का जो पीक बुक वैल्यू था, क्या हमने उसको एक्सीड नहीं कर दिया था? हम्म। राइट। और जब 2008 में हमने ऐसा किया था, इसमें पूरा वो नहीं है, मार्च में 3 था, या उससे पहले तो 2004 में तो बोलते हैं कि 1.5 का बुक वैल्यू था मिड कैप्स का, तो 1.5 से 5 चला गया था, ऑलमोस्ट 4। कितना पी एक्सपेंशन यहाँ पे मिला। और मतलब बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है, स्टॉक के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए आपके, पी भी बढ़ गया होगा, जिसको हम पी एक्सपेंशन बोलते हैं। तो आप ये देखो, अभी मैं इसको हटा देता हूँ, मैंने 7 का कंपैरिजन के लिए दिखाया दिखाया था, अभी वापस से हम 10 साल के चार्ट पे आ जाते हैं। राइट। तो आप ये देखिए कि हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से 2007 के हाई को काट के हम सबसे महंगे मार्केट थे 6 महीने पहले, मतलब पिछले 20 साल के सबसे महंगे मार्केट थे हम 6 महीना पहले, मैं मिड कैप की बात कर रहा हूँ।
इसलिए मिड कैप इंडेक्स ने नया हाई नहीं लगाया, स्मॉल कैप इंडेक्स ने दिसंबर में नया हाई लगा दिया था, मिड कैप इंडेक्स ने लोअर हाई लगाया था, राइट, पैटर्न में। और अभी भी आप ये देखो, पुराना पैटर्न अगर आप सभी लोग देखोगे, तो अप्रैल में हमने बुक वैल्यू, वो तो चलो एक्सीडेंटल फॉल था, राइट, उससे पहले अगर आप देखोगे अगस्त 2019 में बुक वैल्यू 2 पे आ गई थी हमारी, सितंबर में जब सीतारामन कैंडल बना, वहां से 2 से रैली आई 1.6 तक की, फिर कोविड आ गया, और कोविड में हमने बॉटम आउट किया 1.8 1.7 के 1.6 के आसपास। फिर हमने पीक बनाया वो आपका अक्टूबर में 21 में 2.8 पे, वहां से मार्केट गिरा, और मार्च 2023 जहां से पूरा बुल मार्केट ये स्टार्ट हुआ बड़ा, 2.8 पे हमने बॉटम बनाया, और वहां से यूफोरिक रैली आई सीधा 6 के आसपास आपकी, या 5 के ऊपर, सॉरी 5.5 के, 5.75 के आसपास मान सकते हो। तो अभी भी जो आपका बुक वैल्यू का 21 का पीक था और 2018 का पीक था, वो भी नहीं आया, देखो आप अभी इस फॉल में हम अभी तक गिरे हैं, पर गिरे कितने हैं, हमारा प्राइस टू बुक आज भी 4.5 है। मेरा पर्सनल मानना यह है कि ये टाइम प्राइस करेक्शन से शायद से, इफ माई रीडिंग गोज करेक्ट, तो आप ये मान के चलिए कि ये 3.5 के आसपास आ सकता है धीरे धीरे धीरे। और जो कैपिटलेशन का आप बात कर रहे थे, शायद उसी फेस में ये 4 के नीचे आ जाए, एंड देन फिर थोड़ा बहुत टाइम प्राइस करेक्शन निकाल के वहां पे है, वहां पे आई कैन एक्सपेक्ट कि वहां पे बहुत कंपनीज आपको अच्छे वैल्यूएशन पे मिलेंगी। व्हाई एम सेइंग सो, 3.5 इंडेक्स का होएगा, इट डजेंट, इसका मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिनका प्राइस टू बुक दो पे भी होगा, तो आपको उन पे ध्यान देना है। अच्छी कंपनीज विद गुड बिजनेस मॉडल, जो आपको दो 2.5 या बिलो 2 की बुक वैल्यू पे, प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहे हैं, और रीजन मतलब उनके बिजनेस ग्रोथ अच्छे हैं, आने वाले 2-3 साल तक बिजनेस अच्छा ग्रो कर सकता है, कम से कम 10 से 12% ऑन एन एवरेज, और पी भी रीजनेबल मिलेगी वहां पे आपको। तो वहां पे आपको ढूंढना शुरू कर देना है, आपको ये इंडेक्स से मतलब नहीं रखना है, वहां पे आपको स्टॉक ढूंढना है, और जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर बोलते हैं उसके हिसाब से उसमें बाइंग करनी है। करेक्ट। तो ये मैंने आपको एकदम एकदम पूरा फ्री फेस बता दिया कि आगे अगर कुछ सोच रहे हैं कि मेरे को क्या कब बाइंग स्टार्ट करनी चाहिए, तो मेरे को लग रहा है इस ट्रिगर का वेट करना चाहिए, क्योंकि अभी हमने सोचो 21 का और 18 के हाई को टच नहीं किया, राइट। तो ऐसा मतलब रेयर केस ही होगा, चमत्कार होगा कि 4.5 की बुक वैल्यू से हम वापस 6 पे या 7 पे चले जाएं। मैं तो पर्सनली नहीं मानता हूं कि ऐसा होगा। ठीक है। अब इससे कम थोड़ा एक्सपेंसिव है आपका स्मॉल कैप इंडेक्स, राइट, बिकॉज इसमें अगर आप देखोगे, आ, एक ये मीडियन आ रहा है, देखो आप नीचे, ये हम्म। मीडियन कितना दिखा रहा है पूरा, 2.8। 0.8। ये 10 ईयर्स का मीडियन है जो मैंने चार्ट डाला है। तो मीडियन भी देखो कितना दूर है भैया, तो अभी तक हम मीडियन 10 साल के मीडियन पे भी नहीं आए, जिसको हम बोलते हैं रिवर्ट टू मीन। तो 2.8 तो मैं विश करूंगा कि ना आए, बिकॉज एज यू नो 2.8 अगर यहाँ से आता है तो फिर बहुत सारे सेगमेंट्स में अच्छा खासा अनवाइंडिंग हो सकता है। बट अगेन लेट्स, मेरा मानना ये है कि अगर ये 3.5 ये जो पीक थे यहाँ के आसपास आता है, वहां से आपको वैल्यू बाइंग के स्टॉक्स देखने शुरू कर देने चाहिए। उसके बाद 2.8 भी आएगा तो आप और खरीद सकते हो, मतलब सिस्टमेटिक बाइंग करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मतलब आप 3.5 आए तो कोई भी पूरा पैसा नहीं लगाएगा। आप स्टॉक ढूंढो उनको, जैसे मैं करता हूँ, मैं बता रहा हूँ, कुछ पार्ट्स में ले आप, 5 पार्ट्स में 6 पार्ट्स में ले, एलोकेशन के हिसाब से ले, और जितना आपको अगर कोई और नीचे का फॉल मिल जाता है तो ये थ्योरी ये बोलती है कि इस साल का फर्स्ट हाफ मिड कैप और स्मॉल कैप ज्यादातर स्टॉक्स के लिए ऐसा कुछ रहेगा, जिसमें पहला हाफ जो है वो धीरे धीरे बुक वैल्यू करेक्शन होएगा, सेकंड हाफ में जो अच्छी स्टॉक्स रहेंगे उनमें रिकवरी देखने को मिल सकते हो। मोटा मोटा ये। अब स्मॉल कैप में चलते हैं हम लोग, निफ्टी स्मॉल कैप 100, यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आज 3.41 है, राइट, और पी इसकी रीजनेबल होगी, पी तो ठीक है, बट प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो ये भी मीडियन से लगभग थोड़ा सा ऊपर है, नहीं ये मीडियन के नीचे आ गई है, पर ये आपका मीडियन है 1 साल का, हम लेते हैं यहाँ पे 10 साल का कम से कम। सो 10 साल का मीडियन इस जो इंडेक्स का है वो है 2.8। तो इस इंडेक्स में हम ज्यादा दूर नहीं है, नंबर वन। लेकिन अगेन 10 साल के मीडियन को अगर आप लेते हो, तो अच्छी बात यह है कि हम जनवरी 2022 का जो हाई था 4.3 का, उससे
काफी नीचे आ गए हैं, मतलब वो जो डबल, ये जो डबल टॉप हमने बनाया था। और इसके आसपास अगर हम जाते हैं, मार्च 2023 में जो 2.7 पे बॉटम आउट किया था, बहुत अच्छी वैल्यू बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक से, मतलब इससे जो कनेक्टेड स्मॉल कैप्स है उसमें आपको मिल सकती है। तो मेरा मानना ये है कि ये सारे ट्रिगर आने के बाद ये स्टॉक स्पेसिफिक ईयर है, तो फिर बोल रहा हूँ। मतलब इट इज नॉट गोइंग टू बी ए ब्लाइंड बाय मार्केट, लाइक 23 में करेक्शन आ गई थी तो ले लिया, कुछ भी नहीं। इट इज गोइंग टू बी ए चेरी पिकर्स मार्केट वंस वी हिट दिस थिंग। और बड़े अच्छे रीजनेबल आपको चीजें मिलेंगी। कुछ आपने सेक्टर्स भी बताया, वहां भी देख सकते हो आप, राइट। और वहीं से स्टार्ट करता हूँ, जो मैंने आपने बोला 2007 से भी सस्ता, तो हम निफ्टी बैंक लगाते हैं यहाँ पे, मतलब प्राइवेट भी लगा लेंगे निफ्टी बैंक। अगर आप लगाते हो तो निफ्टी बैंक में आप ये देखिए कि पीई वाइज भी काफी वो है, और प्राइस टू बुक वाइज भी काफी वो है, देखो आप, ये देखो। तो जो अपूर्व जी कह रहे थे, इट इज वैलिडेटेड कि 2018 का जो प्राइस टू बुक था निफ्टी का, इसमें तो प्राइवेट बैंक और सरकारी दोनों आ रहे हैं, आप प्राइवेट का अलग से देख सकते हो, 3.6 था। ठीक है, कोविड में हम कहाँ चले गए थे? 2 पे। और अभी हम कहाँ पे चल रहे हैं? 2.14। तो कोविड में व्हाट अपूर्वा सेड, 1.6 का था हाँ और अभी 2.1 पे चल रहे हैं। हाँ, तो जैसे आपने बोला कैपिटलाइजेशन आती है ग्लोबल रीजन की वजह से, उसके बाद तो मतलब ये उसी लेवल पे आ जाएंगे, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर। कोविड में तो मतलब इट वाज लाइक डिकेड लो वैल्यूएशन पे हम आगे थे। तो हम्म। दिस वुड बी वन ऑफ द सेक्टर जहां पे आपको चेरी पिक करना पड़ेगा। अगेन, ब्लाइंड बाय नहीं, राइट। बिकॉज क्या होगा कि हो सकता है सेक्टर बहुत अच्छा कर दे और आप ब्लाइंड बाय कर लो, तो दो स्टॉक अच्छा करे, दो ना करे, तो फिर क्या होगा? रिटर्न नहीं मिलेगा आपको ओवरऑल। ये चीज है। तो एक और मैं आपको बताता हूँ, मेटल जो हमने 2020 में बड़ा बेट लिया था, आप ये देखिए, साइकिल तो वैसी थी सेम, बट मेटल का प्राइस टू बुक अगर आप देखोगे तो 10 साल के लो पे आ गया था। ये देखो आप, कोविड में, मतलब जो मेटल ने प्राइस टू बुक 2015 में देखा था, राइट। और मेरे ख्याल से 2015 में लोवेस्ट था 5 साल का, तो ये और भी उसी उसी पॉइंट पे आ गया था, 0.6 पे। इतनी अच्छी अच्छी कंपनियां, हिंडाल्को जैसी कंपनी आप देखो ना कहाँ थी और कहाँ पहुंच गई। इफ यू रिमेम्बर, आई रिमेम्बर हिंडाल्को 100 रुपए के आसपास ट्रेड करता था उस टाइम पे। जेएसडब्ल्यू स्टील 100 रुपए 150 रुपया होता था, राइट। आपका ये वेदांता 80 रुपीज, राइट, जो आज 500 रुपए है। तो वहां से इसमें 21 तक अच्छा रन आया, फिर गिरावट आई 21-22 के बाद, और फिर एक लास्ट ईयर अच्छा रन आया, वहां से इसमें गिरावट आई है। तो मेरे को लग रहा है ये भी वो सेक्टर हो सकता है कि कैप्चुलेशन आने के बाद शायद ये भी मीडियन के आसपास आ जाए। तो ये वो सेगमेंट्स है जहां पे आपको ध्यान रखना है। फंडामेंटल मतलब मोटा मोटा और भी सारे टूल्स होते हैं, काफी टाइम लगेगा उनको समझाने में, लेकिन ये मैंने व्यूअर्स के लिए इसलिए बताया कि सिंपली चेक कर सकते हैं, ये और नो, मतलब इसके लिए आपको कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, है ना। हम्म। तो प्राइस टू बुक वैल्यू इज लाइक टू फंडामेंटल इंडिकेटर, पी कैन सी व्यू, जैसे मैंने दिखाया कोरोना में सबकी पी बढ़ गई बिकॉज ईपीएस घट गया था, पर प्राइस टू बुक में ये फ्लक्चुएशन कभी नहीं आएगा, राइट। और मेरे ख्याल से एक और इंडेक्स मैं आपको बता देता हूँ, जहां पे मेरे को डर लग रहा है कि वहां पे शायद चीजें काफी फ्रोदी हैं बहुत सालों से, वो है आपका आईटी। देख लो चार्ट, आप ही बताओ। ये प्राइस चार्ट है ना? ये अब, एक मिनट, प्राइस टू बुक का डाल देता हूँ। हाँ, तो आईटी ने देखा जाए तो 22 में टॉप बना लिया था। 22 के बाद आप देखो आईटी सेक्टर ने सेकुलर बुल रन नहीं दिया, मतलब स्टॉक स्पेसिफिक चीजें रही। कई स्टॉक आज भी 2022 के हाई को नहीं काट पाए आईटी के, है ना। टाटा एलेक्सी देखो आप, टाटा एलेक्सी ने 10,000 मारा था जब भी, उसके बाद कहाँ 10,000 वापस गया? 5,000 6,000 पे घूम रहा है अभी भी, है ना। तो आईटी में मेरे को लग रहा है काफी बड़े लंबे साइकिल की अनवाइंडिंग हो सकती है, बिकॉज बुक वैल्यू अगर आप देखोगे कितने का मिल रहा है, देखो 12, मतलब इंडेक्स को 12 मिल रहा है। तो आप सोचो स्टॉक्स की बुक वैल्यू कहाँ पहुंच गई थी। और आईटी बिजनेस एआई आने के बाद, मैं शायद ये 1 साल से बात कर रहा हूँ, बड़ा रिस्क है। आप देखो डीप सीक ने क्या कर दिया। पहले एआई आया, चैट जीपीटी आया, तो ये बोले कि हम आपकी जॉब्स जो है, हमें कम लोग चाहिए काम करने के लिए, राइट। और क्योंकि चैट जीपीटी थोड़ा एक्सपेंसिव था, तो डीप सीक बोला भाई मैंने आपसे 90% कम कॉस्ट में चीज बना ली, तो और भी कम लोग चाहिए, राइट।
जो एनर्जी भी सेव करता है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है, और ये आपको बता रहा हूँ, ये डीप सीक आने के बाद ये लग रहा है कि पॉसिबल। देर 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 विल बी लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन। नंबर वन रिस्क। नंबर टू रिस्क, ये जो डी डॉलराइजेशन की बातें हो रही है मार्केट में कि डॉलर को डी डॉलराइज किया जाएगा, अगर ये हो गया, आईटी एंड रियल स्टेट, ये दो सेक्टर हैं जो मैं आज ओपन ये रिकॉर्ड पे बात बोल रहा हूँ। अगर डॉलराइजेशन होता है आने वाले 1 डेढ़ साल में, तो सबसे बड़ा आईटी में बहुत बड़ा रिस्क खड़ा हो जाएगा आपका। और दूसरा रियल स्टेट। रियल स्टेट सब जगह नहीं, बट प्रेफरेबली आपका बोल सकते हो मुंबई, पुणे, बैंगलोर, जो हाईटेक सिटी है, जो यहाँ से आईटी बहुत बड़ा हब्स है कनेक्शन है वहाँ आपका पे भी। बहुत रियल एस्टेट, स्पेशली बैंगलोर एंड पुणे, हाँ हाँ। जहाँ आईटी प्रोफेशनल्स पुणे की बैंगलोर वजह से करेक्ट। जो रियल एस्टेट बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आई थिंक उनके लिए प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी। करेक्ट, तो ये दो सेगमेंट बहुत बड़े उसमें आ जाएंगे। तो ध्यान रखना। ट्रिक मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई बिलीव कि ऐसा एग्जैक्टली इस साल नहीं होगा, बट कभी भी डी डॉलराइजेशन अगर होता है, और उसका पहला साइन मैं आपको बता रहा हूँ, डीएक्सवाई को ट्रैक करते रहना। डीएक्सवाई में जो फॉल आ रहा है उसको सेलिब्रेट मत करना। एक टाइम आएगा इस साल, अगर डीएक्सवाई ने कोई ब्रेकडाउन दे दिया और अमेरिकन इकोनॉमी की वीकनेस की संकेत आई, तो वो उल्टा पड़ेगा फिर। अभी तक तो हम सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज हमें सिखाया ये गया है कि डीएक्सवाई टूटेगा तो इमर्जिंग मार्केट में पैसा आएगा, ऐसा नहीं है। सो डीएक्सवाई इज ए बास्केट, राइट। और अभी डीएक्सवाई जो गिरा है, उससे बाइंग नहीं आई, मतलब उससे थोड़ा बहुत सपोर्ट आया होगा अपने को, तो फेस की सेलिंग कम हुई है और हमारी डीआईएस का पैसा लगा है। उसके बाद जाके ये बाइंग या बाउंस हमारे मार्केट में आया है। डीएक्सवाई टूटने के बाद अगर कहीं पैसा गया तो यूरोप के मार्केट्स में गया। आप डेक्स को चेक करिए, पिछले तीन ऑल चार टाइम दिन से हाई पे दो है दिन तो ऐसे डेक्स। हैं, 2.5% बढ़ रहा है, तो पैसा वहां जा रहा है, बिकॉज डीएक्सवाई के साथ जो 6 मेन करेंसियां कनेक्टेड है, उसमें से तीन तो शायद यूरोप की हैं आपकी। एक हम्म। तो पाउंड ही है आपका, पाउंड, राइट, यूरो यूरो और है। फ्रैंक। हाँ। तो वहां पे ज्यादा फायदा होगा डीएक्सवाई से, अपने को नहीं होएगा, हमारा तो छोटा मोटा नाता है यार, बड़ा नाता ही नहीं हमारा। हमारा तो अगर वैसे देखा जाए तो रुपया जो ऑलमोस्ट 88 पहुंच गया था, तो वो 88 का सिर्फ 87 हुआ है, जबकि डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत गिरा है। वही वही। तो हमारे को मतलब मैं मतलब ये बात बोल रहा था, कल परसों बात हो रही थी कि डीएक्सवाई ने ब्रेकडाउन दे दिया, अब तो मेटल चलेंगे, ये चलेगा मैं बोला यार ऐसा कभी नहीं होता है। ऐसा ना हो कि डीएक्सवाई की वीकनेस को कनेक्ट किया जाए अमेरिकन इकोनॉमी की वीकनेस। बिकॉज डीएक्सवाई का फॉल सब लोग देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा कि वहां पे बॉन्ड में बाइंग क्यों आ रही है, यील्ड क्यों टूट रही है। आप 10 ईयर का यील्ड देखो वहां पे, कोई नोट ही नहीं कर रहा है। 10 ईयर का यील्ड आपके 2 ईयर के यील्ड के सब 4 के नीचे आ गए। ठीक है। और जिस दिन 10 ईयर की यील्ड 3.4 को तोड़ दिया, आप समझ लेना कि एक मिनी रिसेशन का रिस्क जो है वहां पे यूएस में खड़ा हो सकता है, और डॉलर गिरेगा, और वहां के मार्केट उसको कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि उसकी वजह से करेक्ट होंगे, और हम पे भी इम्पैक्ट आएगा, सेम हमारी यील्ड्स पे भी सेम चीज आएगी, आप देखना। तो थोड़ा सा इस तरीके से करना है ये चीजों को ब्लेंड। तो आईटी के बारे में जो बात कर रहे थे, वो सारा इससे कनेक्टेड है, हम्म। राइट। तो ऐसा कुछ भी होता है, और रियल स्टेट में जो इन सिटी से कनेक्टेड कंपनी है उनसे दूर है। मेरा पर्सनल मतलब पर्सनल मानना ये है। पुणे जैसे आपने बोला, मुंबई हो गया, बेंगलुरु हो गया, जो भी इससे कनेक्टेड है आईटी हम्म। से। तो ऐसे करके हम लोग फंडामेंटल चेक करते हैं। अब चार्ट्स पे आ जाता हूँ। चार्ट्स के थ्रू आपको फाइनली बता देता हूँ मैं कि चार्ट्स में एक एक दो एग्जांपल हम लोग लेते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। और हमेशा आपने वीकली या मंथली चार्ट यूज करना है इसके लिए। ठीक है। बड़ी साइकिल्स को, बड़ी पर्सपेक्टिव को देखने के लिए। तो मैं कोई ऐसा सेगमेंट बताता हूँ, पहले तो यूफोरिया का बताता हूँ, फिर हम आपको बताएंगे कि अ, तो ये एक आपका, मैं मंथली चार्ट ले लेता हूँ, राइट। तो अगर आप मंथली चार्ट देखोगे सुजलॉन का, राइट, ये देखो। तो यहाँ पे सारा कुछ यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका, मतलब जहाँ पे भाव आपका, मतलब मोटा मोटा कुछ 117 रुपया था, राइट। और मार्केट उस टाइम पे जो भी रन में था, तो जो भी फेसेस थी, आप बोल सकते, मैं मानता हूँ कि ये नई लिस्टिंग थी 2006 में। तो जब नई लिस्टिंग होती है ना, कभी भी याद रखना, वो हमेशा होप से स्टार्ट होती है, वहां पे कोई डिसबिलीफ रैली नहीं होती। ये भी लर्निंग है साइकिल्स की, है ना। क्योंकि नई लिस्टिंग होती है, सब बोलते हैं यार कंपनी आई है, मार्केट से पैसा उठाएगी, ठीक है, और वो करेगी।
नई लिस्टिंग जब ये हुई तो होप से स्टार्ट हुई, होप के बाद आपको पता ही है, आपके ऑप्टिमिज्म, होप, और फिर बिलीफ रैली आई, और फिर उसके बाद यूफोरिया भी आया। एंड देन उसके बाद ये पूरा फॉल ट्रिगर हुआ, और इतनी फास्ट हुआ बिकॉज उस टाइम पे बबल था इन स्टॉक्स में। ये एनर्जी के स्टॉक्स हो गए या इंफ्रा के। और एक साथ आप देखो डिनायल, ये मंथली है, वीकली देखोगे तो और क्लियर होएगा। अगर इसकी वीकली फेस निकाल के आप देखोगे तो आपको और क्लियर होएगा, देखो, राइट, ऐसे करके ऊपर चढ़ा, जिसमें डाउ थ्योरी देख सकते हो, तो हाइयर हाई हाइयर लोस भी लगे, और उसके बाद सीधा फॉल आया, और फिर कॉम्प्लेसेंसी 272 आया, और फिर उसके बाद सारी फेसेस बड़ी फास्ट आ गई, बिकॉज वो एक वर्टिकल क्रैश था। मतलब कैप्चुलेशन आके सब यहाँ पे आपका एंगर स्टेज आ गई, और इसकी एंगर डिप्रेशन फेज पता नहीं कितने साल चली है। आई रिमेम्बर वन पर्सन जो 8 में लिया था थोड़ा सा, वो 2013 या 14 तक एवरेज ही कर रहे थे। मैं उनको बोला क्यों कर रहे हो भैया आप ऐसा? तो बोले यार एक दिन तो भाव आएगा इसका। बट उनके पास वो एक दिन नहीं था, और अभी भी भाव नहीं आया। एवरेज जो उन्होंने किया 150 के ऊपर का एवरेज अभी तक तो नहीं आया। सो कहीं ना कहीं ये जो भी उस टाइम पे यूफोरिक सेगमेंट थे वहां पे आया, और आज भी आप देखो इसका, आप बोल सकते हो एंगर के बाद इसका डिप्रेशन फेस ही चल रहा है, राइट। और ये जो पूरी रैली स्टार्ट हुई, डिसबिलीव, ये पिछले साल आई है आपकी, पिछले से पिछले साल, जब ये वापस से विंड एनर्जी रेन्यूएबल एनर्जी का एक दौर आया। और वो हम्म। इतनी इतनी आई कि बस इसने स्टॉक को, 5 रुपए के स्टॉक को 80 रुपए बना दिया, वो सब में हुआ, राइट। बट बड़ी साइकिल के हिसाब से अगर आप देखोगे तो स्टॉक में अगर फंडामेंटल कुछ बड़ा होता है तो वापस स्टॉक धीरे धीरे जा सकता है, धीरे धीरे धीरे, अगर फंडामेंटल अच्छा होता है पुराने हाई को छुएगा। अगर फंडामेंटल कुछ बड़ा नहीं यहाँ पे होता है तो मेरे को लगता है कि हाई कभी छुएगा इसको। मोटा मोटा हम्म। 17 साल तो हो गए, ठीक है। एक चार्ट और ले लेता हूं मैं, डीएलएफ, सब लोग जानते हैं इसको, राइट। डीएलएफ में भी कुछ ऐसा ही हुआ। डीएलएफ में आप देखो, नई लिस्टिंग थी साथ में, तो इसकी भी होप रैली और इससे पूरा स्टार्ट हुआ, और ये पूरा यूफोरिक हुआ, और उसके बाद वर्टिकल फॉल आया सारे सेगमेंट में। उसके बाद गिरा, एक लोअर हाई बनाया, और ये इसका 8 साल का एंगर डिप्रेशन फेज चलता रहा, देखो आप, एक उसमें मतलब पूरा, राइट। और कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो ये पूरा बॉक्स बना लोगे, इसका एंगर डिप्रेशन फेज पूरा ये 8 से 10 साल तक चलता रहा। और कोविड के बाद जाके इसने वो फेज खत्म करी, एक मतलब हाइयर लो बना के, मतलब 16 का जो लो था वो कोविड में नहीं कटा इसका, वो पहला इंडिकेशन था। और जिस दिन ये जो बॉक्स था ना, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये बॉक्स बना के, जिस दिन ये बॉक्स कटा, ये वाला बॉक्स, तब जाके इसमें ये एक हाई था जो कट नहीं रहा था बहुत सालों से, तब जाके इसमें एक नया बुल मार्केट स्टार्ट हुआ, जिसमें डिसबिलीफ रैली आई और सारा कुछ आया, और करते 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 यूफोरिया भी आया। बट स्टिल आप देखो कि इसने अपने 2007 के 2008 के हाई को नहीं काटा अभी तक, हम्म। राइट। और पिछले साल इसने अपनी लाइफ का बेस्ट प्रोजेक्ट सेल किया, डीएलएफ कैमलिया क्या ऐसे कुछ करके नाम है, 200 करोड़ रुपए का एक 200 का है कि कितने का, एक एक घर, एक विला, और कितना पॉपुलर हुआ, और क्या मतलब बहुत सारे उस पे वो बने। उसके बावजूद स्टॉक ने अपना ऑल टाइम हाई नहीं छुआ, देखो आप, जो उसने लाया था। तो हम्म। यहाँ पे आपकी साइकिल हेल्प करती है बहुत जगह, बिजनेस से भी आपने कनेक्ट करना है कि बेस्ट बिजनेस आने के बावजूद भी अगर स्टॉक टच ना करे। तो मेरे एक बंदा था, उसके पास डीएलएफ था शायद 300-400 रुपए के आसपास से, वन ऑफ माई फ्रेंड हैड लास्ट ईयर। तो ही सेट की रखना है कि नहीं रखना है। मैं उसको बोला यार इतनी बड़ी न्यूज आने के बाद भी अगर स्टॉक वर्टिकल नहीं चल रहा है, ठीक है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता है कि स्टॉक में रहना चाहिए। बेटर टू गो इन ए स्टॉक जिसने 10 साल की मंदी खत्म करके एक नया बुल रन स्टार्ट किया, और जो आउट परफॉर्म कर रहा है इस साइकिल में भी, विच इज गणेश हाउसिंग। ये हम्म। देखिए आप, इसने भी 2008 के बाद ये देखो एंगर डिप्रेशन कितने साल का दिया, बिकॉज रियल एस्टेट का आपको पता है कि बहुत बड़ा बबल बस्ट हुआ था 8 के बाद, और फिर वो 10 साल तक भाव नहीं आया, प्रॉपर्टी के दाम नहीं आए थे। बट इसका चार्ट देखिए और डीएलएफ का चार्ट देखिए आप, फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। गणेश हाउसिंग, सो गणेश हाउसिंग ने, आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से पूरा ये डिप्रेशन फेस खत्म होने के बाद एक्चुअल रन दिया। और अब देखो जब उसका हाई कटा तो उसकी स्पीड बढ़ गई, राइट। ये सारी चीजें, सो इस तरीके से ही यूफोरिया से पैनिक और उसकी जर्नी थी। अब मैं रिसेंट उस पे जाता हूँ।
ये देखिए आप। तो यहाँ पे तो मैं आपको सही बोलूं, ऐसे कोई भी चार्ट होते हैं यहाँ पे आप, अपूर्वा आप बता दो, यहाँ पे आपको लग रहा है होप रैली डिसबिलीव रैली कुछ दिखाई दे रही है? जहां पे आपको साइकिल दिखाई ना देना, सिर्फ एकदम ये दिखाई दे, मतलब कोई साइकिल ही आई ही नहीं, तो मतलब जिस स्टॉक ने कोई रेसिस्टेंस ना देखा हो ना, याद रखना उस स्टॉक को कोई सपोर्ट नहीं बचती फिर। जब डाउन ट्रेंड आता है ना, इस स्टॉक ने कोई रेसिस्टेंस नहीं देखा, देखो यहाँ से चलता गया, कोई रेसिस्टेंस था ही नहीं, सब सब तोड़ दिया इसने, तो उसके बाद उसकी सपोर्ट्स भी नहीं बचेंगे, वो गिरेगा भी वैसे ही। जो स्टॉक हमेशा रेसिस्टेंस बना के थोड़ा कंसोलिडेट करके चलते हैं, वो हमेशा उन उन चार्ट्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना, उन कंपनीज में। जिस भी कंपनी में वर्टिकल रैली आई है, ये व्यूअर्स के लिए नई लर्निंग है, उन में कभी भी इन्वेस्ट मत करना, ट्रेड भला कर लेना। क्योंकि ये जो आपको लगता है ये स्टॉक चला चला था, ये चलाया गया था ऑपरेटर्स के द्वारा, ये चलाया गया था, नेचुरली चला होता तो कहीं तो रेसिस्टेंस लेता है, देखो आप वीकली चार्ट में भी। और हम्म। मंथली लगा दूंगा तो फिर देख लो। राइट। सो आप सोचो कि मंथली कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है, हर महीने बस ऊपर ही जाना है, एक ही लक्ष्य था, ऊपर जाना है। और अब सेम मंथली चार्ट में क्या हो रहा है, हर महीने नीचे आना है। सो ऐसे स्टॉक में कभी भी इन्वेस्ट मत करना है। अगर आपने ये वर्टिकल राइज का पैटर्न कर लिया, ट्रेड कर सकते हो विद ए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, जैसा भी आपका रिस्क बोलता है, इन्वेस्ट मत करना। ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, कोई भी साइकिल हो, ये आज भी काम आएगी, 10 साल के बाद भी काम आएगी, 20 साल के बाद भी काम आएगी। बिकॉज ये स्टॉक, मतलब मेरा पर्सनल मानना है कि चलते ही नहीं है, मतलब चलाए जाते हैं। मार्केट में ऑपरेटर एक्टिव रहते हैं, आपको पता ही है, राइट। किस तरह के चलाए जाते हैं ये तो मेरे को भी नहीं पता, बट चार्ट बता सकता है कि भाई ये तो मतलब साइकोलॉजी बता सकती है कि कोई कोई रेसिस्टेंस ही नहीं मिला स्टॉक को, सोचो आप। मतलब कोई सप्लाई नहीं आई, आप सोचिए 4 महीने तक कोई सप्लाई नहीं। हम्म। लाइक एवरीबॉडी, एवरी इन्वेस्टर वॉज अवेयर कि भाई इसको तो ऊपर ही जाना है। और जब गिरा तो कोई सपोर्ट नहीं आया, लाइक एवरीबॉडी सेड कि भाई इसको तो बेचना ही है, ये चीज। हम्म। सो दिस इज इट, आई गेस काफी काम आएगा। मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बताई। फिर कभी जब हम मिलेंगे तो मैं इन्हीं चीजों को थोड़ा और गहराई से बताऊंगा आपको, और इंडिकेटर्स के साथ, और उसको एक दो और मॉडल, एंड वो बड़ा काम आएगा, और भी काम आएगा। पर मीनवाइल मेरे को लग रहा है कि रीडर्स को, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, रीडर्स हैं, जो आपके रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, प्लस आपके शो को देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसे काम आएगा जो साइकोलॉजिकल चीजें आपने सीखी हैं, सारी चीजें। थैंक यू। श्योर, एब्सोल्युटली। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, हमारा ये काफ़ी लंबा कॉन्वर्सेशन रहा है, आई थिंक अब तक का हमारा सबसे लंबा कॉन्वर्सेशन रहा है, बट सबसे ज़्यादा इंसाइटफुल भी कह सकता हूँ कि जो करंट मार्केट कंटेक्स्ट में आई थिंक ये बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है साइकिल्स की। तो मार्केट में जो लोग होते हैं वो सबसे कम विश्वास अगर किसी चीज़ में रखते हैं तो शायद वो साइकिल्स पे रखते हैं। सो हर कोई प्राइस देखता है, पर जो टाइम वाली एक्सेस है उसको नहीं देखता। तो आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन प्राइस चार्ट। अगर आप एक प्राइस चार्ट देखते हो तो इस तरीके का एक एक्स और वाई एक्सेस होता है, तो आई थिंक उसमें टाइम इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और क्या टाइम पे क्या चल रहा है और साइकिल्स में क्या हो रहा है, तो वो देखना बहुत ज़रूरी है। एंड आई थिंक आपके साथ जो पूरा ये कॉन्वर्सेशन रहा है उसमें हमने ये साइकिल्स के ऊपर काफ़ी फोकस किया है, तो बहुत कुछ सीखने मिला होगा हमारे व्यूअर्स को, जैसा मुझे लर्निंग मिली है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मोर सच इंसाइटफुल सेशंस विद यू ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो थैंक यू। राइट। एंड थैंक यू। एंड एक डिस्क्लेमर मैं जरूर देना चाहूंगा, देखो कोई भी हमने स्टॉक का नाम लिया हो या एग्जाम्पल के रूप में, तो उसको रिकमेंडेशन नहीं समझना, नंबर वन। नंबर टू, साइकिल्स का आप समझ ले लोगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी स्टॉक पिक कर लोगे। बहुत सारे और भी एस्पेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल के, जो आपको देखने हैं, जैसे मैंने बताया। सर अच्छी तरीके से फिल्टर करना है, बट साइकिल आपको कैसे मार्केट्स को नेविगेट करना है और रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैसे मैनेज करना है, मेनली उसके लिए बहुत जरूरी होती है। तो आपने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेज कर लिया, जब रिस्क बहुत ज्यादा है और अपने पैसा निकाल लिया या हेज कर लिया जैसे आपने बोला, तो बहुत अच्छा आपका जर्नी रहेगा। और आपने रिस्क मैनेज नहीं किया, तो आप ये मान लो कि 2-3 साल भी आपके खराब होते हैं मार्केट में 10 में से, तो काफी आपका सीएजआर निकल जाएगा उससे, लॉन्ग टर्म का।
एब्सोल्युटली। सो इससे पहले कि प्रवीण जी हम आपको जाने दें, हमारी एक प्रथा रहती है कि थोड़ा हम रैपिड फायर कुछ क्वेश्चंस पूछे ताकि वी कैन एंड ऑन अ डिफरेंट नोट फ्रॉम मार्केट्स। तो ये राइट। रैपिड फायर मैं आपसे करना चाहूँगा। उसमें से मेरा हाँ जी, हाँ जी। सबसे आप एक या दो शब्द में आंसर दे सकते हो। सबसे पहला जी। सवाल ये है कि विच इज़ योर मोस्ट फेवरेट बुक? मेरी हम्म। सबसे फेवरेट मेरी बुक है दैट रिच डैड पुअर डैड, जहाँ से फाइनेंशियल जो बिहेवियरल साइंस है वो सीखी, रिच डैड पुअर डैड। ओके। व्हाट आर यू वाचिंग दीज डेज? So I am watching in terms of let's say movie or what. मूवी, ओटीटी, वेब सीरीज, एनीथिंग? So movies वगैरह तो मैं अभी इतना नहीं देखता हूँ, बट आई एम मोर वॉचफुल इन द डेवलपमेंट्स इन द जियो पॉलिटिक्स। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स, क्या हो रहा है दुनिया में, क्यों हो रहा है, क्या रीजन है, जो भी फाइनेंस से कनेक्टेड चीजें। सो आई एम वाचिंग स्पेसिफिकली जो ट्रम्प का चल रहा है पूरा चेंज इन इन द वर्ल्ड एंड ऑल, वो ज्यादा वॉच करता हूँ, उसके उससे रिलेटेड चीजें। Sure. One life lesson that you would like to share with all of us? तो लाइफ लेसन, द बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न, लाइक कि साइकिल से कनेक्ट करूंगा कि लाइफ में साइकिल्स होती हैं, तो चेंज मैनेजमेंट इज वन थिंग विच इज, मतलब आई जनरली से कि चेंज इज अ लॉ ऑफ नेचर। बदलना बहुत जरूरी है, और हर साल आपको कुछ ना कुछ बदलाव लाना है, और हर साल बदलाव लाओ तो एक स्किल ऐड करो। राइट। अगर आपकी ये- स्किल नहीं बढ़ती है ना, तो हम्म। अल्टीमेटली आप ग्रो नहीं करोगे। तो चेंज हम्म। लाओ और स्किल ऐड करते जाओ। आई थिंक ये इससे मुझे एक बात याद आई कि एक हमने एक बचपन में शायद एक स्टोरी सुनी थी कि एक राजा होता है और वो अपने किसी मंत्री को कहता है कि कुछ ऐसा मुझे दीजिए या कुछ ऐसा बताइए कि जब मैं उसे देखूं तो जब मैं खुश हो तो दुखी हो जाऊं, या समथिंग ऑन दोज लाइंस, और जब दुखी हूं तो मैं राइट। मुझे कुछ होप मिले। तो हाँ, हाँ। एक मंत्री जो होते हैं वो उसे एक रिंग गिफ्ट करते हैं और उसमें लिखा रहता है दिस टू शैल पास, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो आप जब बहुत यूफोरिया वाले माहौल में हो तो आप उसे वो जो लिखा हुआ है उसे ज़रूर पढ़िएगा कि दिस टू शैल पास। और जब डिप्रेशन वाला फेज रहेगा तो बोथ इन मार्केट्स एंड इन लाइफ के डिप्रेशन वाला फेज है तो आप वो पढ़िए कि दिस टू शैल पास, और वो भी जाने ही वाला है। सो नथिंग इज परमानेंट इन लाइफ। आपकी प्रॉब्लम्स भी परमानेंट नहीं है और आपके जो सुख है वो भी परमानेंट नहीं है। वो सुख दुख वाला साइकिल जैसे लाइफ में चलता है वैसे मार्केट में भी सुख दुख बुल बेर चलता ही रहने वाला है। राइट। एक और बहुत सही बात बोली। देखो, हम किसी जर्नी में जाते हैं कहीं पे भी, आप सपोज करो आप गोवा या कहीं पे टूर पे जाते हैं और बाय बाय रोड जा रहे हो, आप कभी सोच के जाते हो कि मैं चलूं तो मेरे को ट्रैफिक ना मिले, या आप सोचते हो कि यार मेरे को तो ये लाइट आएगी तो मैं यहाँ पे, कुछ भी सोच के नहीं चलते, आप जॉली मोड में चलते हो कि ठीक है यार चलते हैं आराम से, जो आएगा देखा जाएगा। बीच में स्टॉप्स भी आते हैं, सब कुछ होता है, आप एंजॉय करते हुए चलते हो। तो वैसे ही लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, सारे फेस होते हैं, ट्रैफिक भी मिलता है आपको, परेशानी भी होते हैं थोड़े बहुत, फिर हाईवे भी मिल जाता है आपको, फिर आप पहुंच के एंजॉय भी करते हो वहां पे, जो भी आपकी डेस्टिनेशन है। सेम लाइफ है। राइट। कभी ना कभी आपको चैलेंज आएंगे, लेकिन एक चीज याद रखना, चैलेंज कोई भी लाइफ में आए, स्ट्रगल कोई भी आए, उससे घबराना नहीं है। हर चैलेंज और हर बड़ा स्ट्रगल आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी स्किल सिखा के जाता है, अगर आप उससे लड़ लेते हो तो। नहीं लड़ोगे तो कुछ नहीं सीखोगे। आपने एक बार चैलेंज स्ट्रगल को पास किया, आई गारंटी यू कि आप बहुत सारी स्किल्स ऐड कर लोगे अपने, या कुछ ना कुछ तो ऐड कर लोगे, सो दैट नेक्स्ट टाइम वो चैलेंज आएगा ना, आपकी चुटकी चुटकियों का खेल हो जाएगा आपके लिए, ये चीजें। Sure, sure, absolutely. So thanks a lot, Praveen ji, for giving us your time and insights. Thank you again to Samco and Apurva for having me on this special podcast. And I'm sure जो भी मैंने सीखा है वो लोगों को पसंद आएगा, और उससे काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो बाकी हमारे जितने भी दोस्त हैं कमेंट करके जरूर बताना। श्योर, थैंक यू। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो ये थे प्रवीण कुमार जी। इनके साथ हुए दोनों ही एपिसोड में हमने साइकिल्स के बारे में काफ़ी सारे बातें की है। हमने साइकिल्स के बेसिक्स को समझा, उसमें कैसे आप इमोशंस को एनालाइज कर सकते हो और स्टडी कर सकते हो ऑफ लार्जर मार्केट ऑडियंस, मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ये देखा। और इसके बाद हमने आज सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में भी बात की है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके हमने समझा है कि कैसे आपको साइकिल्स को एनालाइज करना चाहिए।
तो आई होप कि ये दोनों ही एपिसोड आपको बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल लगे होंगे और बहुत ज़्यादा नॉलेज मिला होगा जो कि आप प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सको आपके इन्वेस्टमेंट्स में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आगे भी देखने के लिए हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.